नमस्कार सर। नमस्कार लोकेश जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने बारे में बताएं। आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन वगैरह। देखिए लोकेश जी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। पिछले 15-16 साल से मैं अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल मार्केट को लीड कर रहा हूँ और लगभग अपने काम में 6-7 कंट्रीज है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा मेन प्रोफेशन जॉब है कि मैं फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के मैं काम करता हूँ। छोटा सा ही एग्जाम्पल है। So I'm running my companies in Malaysia, Thailand, Dubai, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो छोटा सा काम। अच्छा सर, थोड़ा सा आज आपके साथ में जुड़ने का सिर्फ तात्पर्य यही था कि हम जी जो इस टाइम में इकोनॉमी है और जो बिजनेस के हालात हैं हर सेक्टर में, उसके जी बारे में कुछ क्वेश्चन हो जाए। 2004 से 2014 और 2014 से स्टिल डेट, एक 2020। मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए आप क्या देखते हैं? क्योंकि देखो, अगर हम अपर क्लास बिजनेसमैन या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स पे जाते हैं तो वो तो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं और अपना काम निकालते हैं। बिल्कुल ठीक। उनको कोई ऐसा नहीं है। जो एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन जो है, उनके लिए क्या फर्क आया वो एक 10 साल मनमोहन जी के और ये 6 साल मोदी जी के? देखिए लोकेश जी, सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें तो अपर क्लास बिजनेसमैन, नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि अपर क्लास बिजनेस के लिए राजनीति में कोई भी सत्ता हो, कोई भी समय हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, उनका काम हो जाता है। ठीक है। रही बात मिडिल क्लास बिजनेसमैन और छोटे बिजनेसमैन, तो मैं इसमें दो ही बातें मेंशन करूंगा। हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। उनके लिए बहुत सारे से चैलेंजेस है इस वक्त। 2004 से 2014 के बीच का समय काफी अच्छा था। छोटे व्यापारी काफी अच्छा काम कर रहे थे। किसी भी प्रकार से उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। उसमें दो तीन वजह है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल था। किसी भी पॉइंट पर अगर उनको वित्तीय सहायता चाहिए थी, बैंकिंग सपोर्ट चाहिए था, तो बैंकिंग काफी अच्छी कंडीशंस के अंदर थी। तो वो लोग अपना काम बहुत आसानी से कर रहे थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ, सिस्टम वही रहा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि 2014 के बाद से जो सिस्टम में जो बदलाव आया वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। जो पावर था, जो कनेक्शन था और जो उनकी फीडिंग थी, जो कम्युनिकेशन था, वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। सेंट्रलाइज्ड होने से क्या हुआ, जितनी भी राजनीतिक सत्ताएं थी, पावरफुल लोग थे, उनके हाथ में केंद्र चला गया। उसमें दो तीन मुश्किलें जो छोटे व्यापारियों को आई, वो ये आई कि वित्तीय सहायता मिलना बंद हो गई। जिस तरीके से पॉलिसीज में पैरालिसिस आया, उस पैरालिसिस से एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि अप्रूवल्स इन्वेस्टमेंट के जो थे वो सेंट्रलाइज्ड हो। इन हालातों को देखते हुए हम सरकार को कभी भी देखते हैं, वो कोई भी सरकार हो, सरकार की दो तीन वजह होती है कि सरकार किसके लिए है। सरकार हमें फैसिलिटीज देने के लिए है, हमारे को सुविधाएं देने के लिए है। राजनीति के अंदर उनका यही काम होता है। अब उस काम में अगर हमें सुविधाएं समय पर ना मिले और हमारी अगर वित्तीय सहायताएं हम अपने स्तर से अगर लेकर के आते हैं और उसके अंदर अगर कोई पॉलिसीज हमें रोकती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आया इस 6 साल के अंदर। मतलब जो भी मंदी का दौर था वो इस गवर्नमेंट ने शायद डिसीजन सही नहीं लिए या पॉलिसीज गलत बनाई, जो सबको भुगतना पड़ा कि काफी मंदा पिछले 4-5 सालों से लोग देख रहे हैं। देखिए, मंदा कभी, ये भारत मंदे की दौर और मंदे की मार में कभी नहीं आता। अगर हम आज विश्व स्तर की बात करें तो 2008 के अंदर वैश्विक स्तर पर मंदी आई थी, लेकिन भारत उसमें से उबर गया था। वो वजह क्या थी, वो कारण क्या थे, अगर मैं 2008 को 2016 की नोटबंदी से अगर कैलकुलेट करने को कहूं, बहुत सीधी और बहुत सरल भाषा के अंदर, तो मैं कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किए बिना ये कहूंगा कि हम 2008 में वैश्विक मंदी से उबरे कैसे थे और अचानक ऐसा क्या डिसीजन इस सरकार ने लिया कि नोटबंदी के बाद
हम दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। इसका सिंपल एक बेस लाइन कारण होता है, हम नॉर्मल कहते हैं घर में भी, अगर घर के आधार पे भी बात करें तो जो हमारा बजट होता है उसके साथ एक छोटी सी हमारी सेविंग्स होती है। ये जो सेविंग्स थी भारत सरकार के पास, उस सेविंग्स नोटबंदी के बाद खत्म हो गई। एक बहुत बड़ी चोट पड़ी, लेकिन और उसको जामा ये पहनाया गया कि काला धन। जबकि काला धन क्या होता है, मैं आज ये बड़ा सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा और मैंने बहुतों से पूछा कि काला धन क्या होता है। काला धन तो कुछ भी नहीं होता। मैंने तो आज तक कभी काला धन नाम की कोई चीज नहीं देखी। हाँ, जो इनकम आप सरकार के सामने डिक्लेयर कर देते हैं उसके ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है। जो इनकम आपने सरकार को डिक्लेयर नहीं करी तो इसका मतलब आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, तो उसको सरकार ने बोल दिया काला धन। लेकिन मेरा सवाल इसी काले धन के ऊपर यह है, क्या वो कहीं से चोरी करके लाया था, मेहनत से कमाया? अब उसने आपको, सरकार को, अपना धन डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत ज्यादा जब टैक्सेबल लाइबिलिटीज किसी आम आदमी के ऊपर पड़ जाती हैं, एक नौकरी पेशे वाला, एक छोटा व्यापारी, जब उसको पता लगता है कि कुल आमदनी उसकी 100 रुपए है एग्जाम्पल, और उसके अंदर 48 रुपए से 52 रुपए तक अगर वो टैक्स देगा तो वो क्या सेविंग करेगा? ये पिछली सरकार में भी कुछ टैक्स स्लैब्स को लेकर के प्रॉब्लम्स थी। तो व्यक्ति इसको अगर आप नोटबंदी के साथ जोड़े कि आपने एक झटके के अंदर नोटबंदी कर दी, कोई प्लान नहीं था, तो डेफिनेटली सबसे पहले जो चोट पड़ी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर चोट पड़ी। दूसरी चोट पड़ी जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर चोट पड़ी। बड़ी इंडस्ट्रीज को तब भी प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी प्रॉब्लम थी। तो मंदी कुछ भी। तो काला धन की अगर हम बात करें, जैसे कि एक व्यापारी है, उसका साल का टर्नओवर 2-2.5 करोड़ रुपए का है और वो किताबों में दिखाता है 60 लाख 70 लाख, या चलो 2.5 करोड़ का 1 करोड़ दिखा देता है जी। मगर वो 1.5 करोड़ रुपया मार्केट में घूम तो रहा है, उसकी दुकान में स्टॉक तो है, उसकी आगे लेनदारी सब है, मार्केट में पैसा तो घूम रहा है ना, टैक्स नहीं जा रहा बस। करेक्ट। तो मार्केट में तो घूम रहा है, तो एटलीस्ट ब्लॉक तो नहीं पैसा। यही बात, हम इसको ये कहें कि वो एक चलन का पैसा है जो मार्केट में चल रहा है, जिसको हम पैरेलल मनी कहते हैं। और हमेशा किसी भी मंदी के अंदर पैरेलल मनी आपको बचाती है। बहुत सीधी सी बात है। और पैरेलल पर चोट पड़ी नोटबंदी विश्लेषण का विषय है और बहुत बड़े बड़े आर्थिक सलाहकार हैं और एक्सपर्ट्स हैं, वो आज भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह थी कि भारत को नोटबंदी करने की जरूरत महसूस हुई। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट से लगे हुए हैं। डेफिनेटली आप और हम भी चिंतित हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि भारत सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और बिना किसी तैयारी की कदम उठाया, जिससे मार, सबसे ज्यादा जो मार पड़ी। आज अगर आर्थिक मंदी आ रही है, इस आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी वजह 2016 की नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, ये दो चोट व्यक्ति को व्यापार से उबरने नहीं दी। आज करीबन 50 दिन के लगभग हो गए हैं, पूरा हिंदुस्तान घर बैठा हुआ है और आज हमारी गवर्नमेंट की ये हालत है कि उनके पास फंड्स नहीं है, पैसा खत्म हो गया गवर्नमेंट के पास में। तो हमारा जो इतना बड़ा देश, वर्ल्ड में बहुत नाम है हमारे देश का कि एक बहुत अच्छी पावर है इंडिया और काफी अच्छा हुआ है, तो आज एक 40-50 दिनों के अंदर गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा नहीं बचा हुआ कि वो सैलरी बांट सके, जिसके लिए, और उन्होंने जो डिसीजन अभी लिए वो हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, कि ऐसे डिसीजन लेने पड़े कि इनके पास में पैसा नहीं बचा। मैं ये सोच के हैरान होता हूं कि 40 दिनों के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा रुतबा दुनिया के अंदर, कि 40 दिन के अंदर वो। और एक चीज और सुनने को आई मुझे, मेरे पास न्यूज कंफर्म नहीं है, कि लॉकडाउन जिस दिन शुरू किया था उस दिन इंटरनेशनल बैंक से जो है इन्होंने पैसा लोन भी लिया है लॉकडाउन करने के लिए। वर्ल्ड बैंक से इन्होंने पैसा लोन भी लिया है कि हमें लॉकडाउन करना है, तो वहां से भी पैसा लिया, लोकल भी इनको काफी चंदा जमा हुआ, उसके बाद में भी इनके पास पैसा नहीं है कि ये जो है एक बेवकूफ वाले डिसीजन कुछ लिए हैं जो मेरी नजर में है ऐसे। सर, मैं बहुत सरल भाषा के अंदर इस सरकार की इस निर्णय को, मैं अभी आपको आपका आंसर दूंगा कि जो बैंकों से पैसा लिया, ये 50 दिन जो लॉकडाउन के होने जा रहे हैं। सर, कभी हम बच्चे हुआ करते थे तो
मोहल्ले में और एरिया में एक तमाशा करने वाला आता था मदारी, और वो छोटा मोटा तमाशा दिखाता था, चाहे सांप का दिखाए, सांप नेवले की लड़ाई दिखाता था, और अल्टीमेटली उसका फोकस और एम ये होता था कि जितनी डुगडुगी बजाएगा उतनी भीड़ आएगी, और हर एक की पॉकेट में से कितना पैसा है वो एंड तक निकलवा लेता था। और वो कब निकलवाता था? जब लास्ट में वो एक बच्चे के पेट में चाकू मारता था, खून दिखाता था। वो एक गिमिक्स है, उस गिमिक्स में लोग डर करके फिर डरा देता था, अपनी स्थान को ही मत छोड़ना, अपनी जगह मत छोड़ना, आपको तुरंत पैसे देने हैं, दो, और पब्लिक डर के मारे देती। आज मुझे ये कहानी बिल्कुल सत्यार्थ साबित होती है इस सरकार को लेकर के, कि शायद 2014 में ये एक सरकार मदारी बनकर के आई, जिसने जब जब डुगडुगी बजाई, भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों ने इस तमाशे की वाहवाही करी। और आज हो सकता है कि मोदी सरकार की वाहवाही उसी तमाशे के साथ पैरेलल अगर मैं देखूं तो एशियन बिलियन यूएस डॉलर इन्होंने लिया कोरोना से फाइट करने के लिए। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। हेलो, वर्ल्ड बैंक का कर्जा 2014 से पहले 45 लाख करोड़ रुपीस था पिछली सरकारों का, और वो भी कितने सालों में, 60-65 साल के अंदर ये कर्ज लिया गया था। सिर्फ 6 साल के अंदर हम 90 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर आ गए। तो ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक का कर्जा भी मोदी सरकार ने लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोरोना के लड़ने के लिए कर्जा लिया। उसके बाद पीएम केयर्स फंड के नाम से एक नई ट्रस्ट क्रिएट करी, और उस ट्रस्ट के अंदर सिर्फ भाजपा के 5 ट्रस्टी लोग ही, मुख्य व्यक्ति ही उसके ट्रस्टी हैं। उसमें विपक्ष का कोई व्यक्ति नहीं लिया। उसको सीएजी की ऑडिट से बाहर रखा, और जब आरटीआई लगाई गई तो कहा गया कि इसका ऑडिट नहीं होगा, इसका ऑडिट हम प्राइवेट करवाएंगे। तो ये जो सारे विषय है, ये विषय अपने आप के ऊपर शक पैदा करते हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, ये नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। और सरकार ने 6 साल के अंदर, एक नहीं मैं आपको 1000 एग्जाम्पल बता दूंगा जिसमें सरकार की नीयत में खोट नजर आता है, और सरकार ने हमेशा उस चीज से भटकाने के लिए जनता को नए मुद्दे में फंसा दिया। तो कोरोना की जो 50 दिन की जंग में जो सबसे बड़ी चोट लग रही है वो एक छोटे व्यापारी को लग रही है, एक दिहाड़ी मजदूर को लग रही है, जो रोजमर्रा कमा के खाता है। उसके लिए कोई नियत, कोई प्लान इस सरकार के पास नहीं था। आज सबसे ज्यादा कोरोना अपने आप में एक महामारी है, नो डाउट, पूरा विश्व के अंदर ये महामारी बनकर उभरा है। अब ये अलग विषय है कि ये महामारी प्राकृतिक है या ये व्यक्ति विशेष द्वारा उत्पन्न की हुई है, ये अलग एक जांच का विषय है। यूएन के अंदर इसका मुद्दे उठ रहे हैं, कई देशों ने ये मुद्दे उठाए हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आज अगर भारत में ये महामारी आई है, किसी भी वजह से आई है, तो मैं आज एक सवाल इस मोदी सरकार से करना चाहता था, इस महामारी के ऊपर आप नजरअंदाज क्यों हुए? अगर आप इतने विवेकपूर्ण व्यक्ति थे, आपको विश्व मानता है कि आप बहुत बड़े लीडर हैं और आप अपने आप को विश्व गुरु साबित करना चाह रहे, तो क्या आपकी दूरदर्शिता जीरो हो गई थी कोरोना को लेकर? जब आपको पता लगा कि सब जगह कोरोना इफेक्ट हो रहा है, तब आपको ट्रंप को बुला करके गुजरात में आपको नमस्ते ट्रंप करने की क्या आवश्यकता थी? अगर किया, चलो ये हो सकता है एक देश का मुद्दा है, हम छोटे लोग हैं, हम देश के किसी फैसलों के ऊपर बोल नहीं सकते, लेकिन आपने जब 4 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर एंटर हुए एयरपोर्ट से, तो आपने उसी वक्त एयरपोर्ट को लॉकडाउन क्यों नहीं किया? 30 जनवरी को जब ये आपको इंटीमेशन मिल चुकी थी, इंटरनल रिपोर्ट्स मिल चुकी थी कि कोरोना इफेक्ट होगा और ये बहुत भारी संख्या में इफेक्ट करेगा, तब भी आपने नजरअंदाज करा। तो पहले ही गलती आपकी थी कि नमस्ते ट्रंप में आपने किसी की नहीं सुनी। सेकेंड गलती कि आप 25 मार्च को लॉकडाउन करते हैं, उससे पहले एक दिन आप जनता कर्फ्यू लगाते हैं 22 मार्च को, अचानक आप टीवी पे लाइव आते हैं, आप सडनली बोल देते हैं लॉकडाउन, और दुनिया मानती है, आपका सम्मान करती है, आपको सिर पे बैठाती है, आपकी बातों को माना। लेकिन 25 मार्च तक आप मध्य प्रदेश के अंदर एक सरकार को, एक स्थिर सरकार को अस्थिर करके आप वहां पर जो ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, उसका सवाल का आंसर आज अगर सरकार से पूछा जाए तो सरकार के पास नहीं है। तो सरकार अगर हर किसी मुश्किल हालातों में गिमिक्स की तरह, जैसे ताश के पत्ते बदल दिए जाते हैं, ऐसे सरकार मुद्दे बदल देती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या ये हमारी भारत सरकार है? मैं तो इसको
हकीकत में सवालों के घेरे में खड़ा रखता हूं। लोकेश जी। बिल्कुल सर, आज की तारीख में सवालों के घेरे में सरकार है और हर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान, चाहे वो मोदी भक्त है, चाहे वो केजरीवाल का भक्त है, चाहे वो किसी का भी भक्त है, हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या दारू शराब के सिवा इनके पास और कोई चारा नहीं था फंड इकट्ठा करने का? सिर्फ यही एक चारा बचा था। और उसके बाद जो चारा बचा था तो आपने कहीं पे 70 रुपए, कहीं पे 50 रुपए, कहीं पे 70%, दिल्ली में 70% रेट बढ़ा दिए गए जी। पेट्रोल डीजल, चलो अभी तो पेट्रोल की खपत कम है कि लोग घरों में बैठे हुए हैं। डीजल की खपत जो सबसे ज्यादा एसेंशियल यूज में यूज होता है, आपने दिल्ली में 7 रुपए बढ़ा दिए और यूपी में 1 रुपया बढ़ गया। तो आपको इनकी क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि ले दे के बोझ तो जनता के ऊपर ही आना है इन चीजों का। और सिर्फ आपके पास में विकल्प एक दारू ही बचा था रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, कोई और विकल्प ही नहीं है इंडिया के पास में। बहुत सारे से विकल्प है। अगर विकल्पों की तलाश की जाए तो पहली भी सरकार के पास जब पहले से ही बहुत सारा सा पैसा है तो आपको पैसा कमाने के लिए है कि आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बनिस्बत शराब खोलने के बनिस्बत अगर सरकार ये के एसेंशियल नीड से है ये सब आम लोगों तक पहुंचे और वो लोग इसमें पैसा कमाएं, तो उनकी जेब में पैसा जाना था, सरकार को शायद ये मंजूर नहीं था, इसलिए लॉकडाउन था। सरकार की जेब में जो पैसा आता है ज्यादातर लीकर से आता है, क्रूड ऑयल से आता है, एनर्जी जो मेन बेसिक्स होती हैं, ये सरकार की इनकम के बहुत बड़े साधन है। सरकार की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, जो भारत सरकार की बैलेंस शीट है, जो सीएजी बनाती है, ऑडिट करती है, तो आप उसमें देखेंगे तो मैक्सिमम इनकम जो मिलती है उनको शराब से मिलती है। मेरा सवाल यह है कि शराब खोलने की जब आपको जनता ने प्यार किया, जनता ने 40 दिन को माना, लॉकडाउन में रहे, सडनली आपको पैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट, अब ठीक कर रहा है? अब ठीक है सर लोकेश जी? हाँ अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ओके। तो प्रॉब्लम यह है कि सरकार को इनकम करने की कहां जरूरत थी जब ऑलरेडी सरकार के पास बहुत पैसा है, सरकार के फंड में, सरकारी खजाने में बहुत पैसा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये चीज बता सकता हूं, ये जांच का विषय है कि सरकारी खजाने में ऑलरेडी 20 लाख करोड़ रुपए की हेराफेरी है, ऑलरेडी है, ये नोटिस में है, बहुत बड़े लोगों की नोटिस में है और इसके ऊपर जांच होगी। और आप देखिए जिस दिन भी जांच हो तो ठीक है, आप नरेंद्र मोदी हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भारत के प्रधानमंत्री, हम आपका सम्मान करते हैं, पर आप हमारे हक अधिकार लूटने का हक ही दिया किसी भी जनता ने, चाहे वो मोदी भक्त हो, चाहे वो कांग्रेस भक्त हो, किसी भी सरकार के हो। देखिए ये देश है, सबसे पावरफुल लोग आए चले गए, आप हैं आज, कल हो सकता है नहीं हो, कोई दूसरी सरकार आएगी, उससे भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। पिछली सरकारों से भी आप ही ने पूछे थे सवाल। 2013 की अगर रिकॉर्डिंग्स नरेंद्र मोदी जी खुद सुन लें, मैं नहीं समझता कि शायद वो दोबारा बोलने के लायक रहेंगे कि मैंने क्या क्या बोला था 2013 में, जब सत्ता में आना चाहता था। गरीबों की कितनी चिंता थी मुझे, आम लोगों की कितनी चिंता थी मुझे। आज वो 2013 वाले नरेंद्र मोदी कहां खो गए? आज उनको गरीबों की कोई चिंता नहीं, आज उनको शराब के ठेकों से कमाई करनी है, आज उनको नई नई ट्रस्ट बना करके नए नए तरीकों से कमाई करनी है। जनता को सवाल नहीं पता लोकेश जी, पुलवामा के समय भी एक ट्रस्ट बनी थी प्रधानमंत्री के नाम से, एक ऐसी ट्रस्ट बनी थी जिसमें पुलवामा के वीरों के शहीदों के लिए पैसा इकट्ठा हुआ था। अगर वो पैसा सही माने में शहीदों के परिवार को दिया जाता, यकीन मानिए एक एक परिवार के पास 6-6 करोड़ रुपया होता। आज उसका कोई जवाब नहीं है, आज उसका पीएम मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। आज पीएम केयर्स फंड के अंदर कितना पैसा जमा हुआ इसकी जानकारी तक अवेलेबल नहीं है। मुझे दुख होता है कि जब आप पीएम केयर्स फंड के अंदर आप पैसा दान करने जाएं और आप ट्राई कर लीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि कोई ऑथेंटिक सर्वर है ही नहीं, भारत सरकार की सर्वर नहीं है। और अगर भारतीय नेशनल एम्बलम का मिसयूज हो रहा है, ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस मार्केट में फ्लोट कर रही हैं जिसपे नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, यानी कि हमें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि यह भारत सरकार है, लेकिन उसके पीछे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं।
ये दुख का विषय है कि नेशनल एम्बलम इतना सस्ता नहीं है कि हम आपको उसका मिसयूज करने देंगे। नेशनल एम्बलम का मिसयूज करना राष्ट्रद्रोह माना जाता है। आप और हम अगर उसका मिसयूज कर लेंगे, हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह लगेगा। तो जो हमारी सम्मानित चीजें हैं हमारे देश की आजादी के बाद की, आपने उनका भी सम्मान नहीं रखा। बहुत गहन सवाल कर रहा हूं लोकेश जी, और ये सवाल बहुत दम से कर रहा हूं, पूरी हिम्मत से कर रहा हूं। मैं जानता हूं ऐसे हजार सवाल हैं जिनका आंसर इस सरकार के पास नहीं, और हो भी कैसे बड़े दम से कहता हूं, एक भी व्यक्ति इनके मंत्रिमंडल पे पढ़ा लिखा हो, जो इस बात को समझता हो, जो देश चलाना जानता हो, यकीन मानिए कोई भी। अगर इनको लगता है कि एक शराबी रेवेन्यू है, तो गुजरात और बिहार कैसे सरवाइव करेंगे? वहां तो शराबबंदी है, तो वो क्या बढ़ाएंगे और क्या चीज ओपन करने वाले हैं कि उनको पैसा मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात को विषय ना मान करके, अगर मोदी सरकार, हेलो 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 सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है फिर से। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर फिर से। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। जी जी जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। थोड़ा सा अब ठीक। नेटवर्क इशू। देखिए, केंद्र सरकार के पास जो राज्य सरकारों का पैसा होता है, जो उनका मदद करने के लिए ऑलरेडी उनके पास बजट है, केंद्र सरकार अगर वही रिलीज कर दे तो शराब के ठेके खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर राज्य सरकार का एक बजट है जो केंद्र सरकार के पास होता है, जीएसटी है, उसी को रिटर्न्स कर देते, तो शायद आज राज्यों को ये मुश्किल हालात में शराब के ठेके खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा सुना है कि केंद्र सरकार की ये प्ली आई कि राज्य सरकारों का दबाव था इसलिए शराब के ठेके खोले गए, लेकिन ऑर्डर पास करना, शराब के ठेकों को खोलना, ये तो केंद्र के हक में आता है। तो केंद्र ने पहली बात वो ऑर्डर पास क्यों किया? चाहे कितना भी राज्य सरकारें चिल्लाती कि हमें आने में जनता की हितैषी होती तो ये ऑर्डर कभी पास नहीं करती। सिंपल सा काम करती कि जो राज्य सरकारों का बजट है, जीएसटी है, वो ही रिटर्न कर देती। देखिए, राज्य सरकार को भी सरवाइव करना है। आज नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार का उनका मंत्रिमंडल राज्यों में जो कोरोना की महामारी है उससे लड़ने के लिए वो स्वयं नहीं जा रहे, वो राज्य सरकारों को लड़ना है। अगर राज्य सरकारों को फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, उनके पास फंड्स नहीं होगा, हो सकता है उनकी मजबूरी हो कि भी हमें फंड्स कहीं से तो जनरेट करना है। इसके ऊपर एक दो सवाल आते हैं जी कि आज काम धंधे सबके बंद हुए पड़े हैं। अमीर आदमी जी चलो खरीद लेगा, मिडिल क्लास पिएगा नहीं पिएगा, घर बैठ जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। मगर जब दुकानें हैं, जी जी दुकानें खुली हैं, तो लेबर क्लास और लोअर क्लास का जो आदमी है, वो ऐसे लोग होते हैं। ये तो हम जब काम धंधा था हम तब भी अखबारों में पढ़ते थे, शराब के लिए पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो मार दिया। जी बहुत जी देखिए, बहुत, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। बहुत अहम विषय आपने उठाया लोग। हाँ बिल्कुल। खराब है, तो आपको क्या लगता है कि क्राइम रेट कहां जाएगा? क्राइम रेट इसके बढ़ेगा तो आप निश्चित चीजें तौर दिखाई पे। देनी शुरू हो गई है। देखिए, क्राइम का रेटिंग इसमें निश्चित तौर पे बढ़ेगा लोकेश जी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है।
हाँ जी सर। देखिए, क्राइम रेटिंग डेफिनेटली बढ़ेगा और बढ़ने का कारण बहुत सीधा है। नो डाउट आपने सही कहा कि शराब को लेकर के एक अपर क्लास व्यक्ति है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो मैनेज कर लेता है। चलो मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, अगर थोड़ा बहुत महंगा भी होगा तो खरीद के पी लेगा। सबसे बड़ी बात आता है, एक ऐसा तबका है जो लेबर क्लास का, जो डेली यूजर है और वो भी कच्ची शराब का। अगर वो व्यक्ति 40 दिन के बाद छूट करके जाता है और उसको हैबिचुअल है, एडिक्टेड है वो ड्रिंक्स का, इस एडिक्शन के अंदर डेफिनेटली क्राइम की तरफ उसका दिमाग जाएगा ही जाएगा, अगर उसको नहीं मिली तो। और अगर मिल गई तो डेफिनेटली फिर अगला क्राइम करेगा। तो दोनों जगह क्राइम की स्थितियां डिफरेंट है। अगर उसको नहीं मिली, उस तड़प में वो एक डिफरेंट क्राइम करेगा। वो बहुत संगीन क्राइम हो सकता है, वो मर्डर तक जैसी पोजीशन हो सकती है, जान से मार देना, छीना झपटी कर देना, जो भी उसका हाथों में ताकत हो या जो भी हाथों में सामान आ जाए। हो सकता है कोई रॉड उठा के किसी के सर पे मार दे, उसको पैसे लेने हैं, लूटना है। पीने के बाद उसकी क्राइम का रेट दूसरा हो जाएगा, उसके क्राइम करने का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है उस वक्त वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब बहुत ही है कि आप देखिएगा, गौर किया होगा कि वो तबका ऐसा रहा है कि पहले गली मोहल्लों के अंदर सब ऊंची आवाज में सब पुलिस कमिश्नर बन जाते थे, किसी को कुछ नहीं। तो वो एक अलग बात है, वो उनका एजुकेशन लेवल, उनका अपब्रिंगिंग्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट, लोकेश जी, आपके घर परिवार और आपके माहौल के हिसाब से होता है। वो लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं, उस माहौल में उनका ब्रेन उतना ही डेवलप होगा जितना वो क्राइम कर पाते हैं, जितना सोच पाते हैं। और दूसरी तरफ एक तो ये चीज हो गई, हम लेबर क्लास की बात की। अब बात करते हैं ठेकों पे लगने वाली जो लाइन है, वो लाइन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रही। पुलिस फोर्स ज्यादा लग रही है, मैन पावर, पुलिस की मैन पावर ज्यादा वहां पे इस्तेमाल हो रही है, जो असली दूसरी जगहों पे जहां पे पुलिस की जरूरत है वहां पे ना होके एक पुलिस का काम रह गया कि सिर्फ उन लाइनों को लगवाना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराना। तो ये कितना हानिकारक है एक समाज के लिए कि हम पुलिस को इस काम के लिए लगा रहे हैं कि वो लाइनें लगवाए। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हर कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, तो आप देखिएगा पुलिस के लोग ही आपके साथ खड़े मिलते हैं। समाज में कोई मुश्किल, किसी भी तरीके की परेशानी आए तो बेचारे पुलिस वाले ही सामने खड़े मिलते हैं मदद को। सरकार ऑलरेडी उनकी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा भार डाल चुकी है। उन पुलिस वालों की कभी परिवारों की तरफ व्यक्ति देखे और कभी आप दिल से गौर करके देखेगा कि किसी पुलिस वाले के परिवार में क्या वो अपना कितना समय दे पाता है या उसको फैसिलिटीज कितनी मिलती हैं जिससे वो अपने परिवार की को देख पाए। उसकी उन हालातों को देखे बिना आपके एक गलत डिसीजन के कारण पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, जो एक्चुअल में कोरोना वॉरियर्स बन करके कोरोना से जंग वो लोग लड़ रहे हैं, या मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है, आपने उनको फैसिलिटीज दिए बिना एक नई जंग में झोंक दिया लाइनें लगवाने के लिए। क्या उनका यही काम है? वो ऑलरेडी बहुत बड़े प्रेशर्स में आपको बचा के बैठे हैं, आपको घरों में रख करके सड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा पुलिस वाले दिखे। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर जो 40 दिन आपने पालन किया था सोशल डिस्टेंसिंग का और घरों में लॉकडाउन रहने का, उसकी मिट्टी खराब करके रखी। डेफिनेटली इस भीड़ के अंदर, इस भीड़ को देख करके मैं हकीकत में कह सकता हूं कि जो 40 दिन में आपने सोशल डिस्टेंसिंग करके, जो इसकी एक साइकिल थी जिस पर मोदी जी बहुत बोले हैं कि आपको साइकिल तोड़नी पड़ेगी, तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी ने साइकिल जोड़ने का काम कर दिया शराब के ठेके खुलवा करके। देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल इन एनी कंडीशन। अब कोरोना को लेके जो अमेरिका की एक राय बन चुकी है कि ये चाइना ने डेवलप किया है उनको खत्म करने के लिए जी, और युद्ध के कहते हैं बादल मंडरा रहे हैं जी। अगर युद्ध हो जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी को आप कहां देखते हो युद्ध के महीने 2 महीने बाद? देखिए, पहली इसमें मेरा अपना एक व्यक्तिगत राय है, क्योंकि युद्ध के जब हालात बनते हैं डेफिनेटली वो इंटरनेशनल पॉलिसीज
जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, उस पे प्रधानमंत्री की खाली स्टैंप लगती है, भारत सरकार हो या कोई भी सरकारें हो। युद्ध की नीति अभी दो महाशक्तियां हैं जिनके बीच चांसेस हैं आर पार हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं। उस हालात को ये देखो कि ऐसे हालात बनते हैं तो अर्थव्यवस्था देखो भारत की कि हम कहां खड़े हैं। यकीन मानिए लोकेश जी, हम बहुत बुरी स्थिति में खड़े। भारत ऑलरेडी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर चुका है। हम ये कहें कि अनाड़ी लोग यदि सरकार चलाएंगे, उनके गलत फैसलों से देश की इकोनॉमी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। बहुत दावे के साथ ये कहता हूं, आज अगर जिनको भी ये गुमान है कि हम 2020 के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक नंबर का झूठ है। और इस झूठ के लिए अगर मुझे किसी का नाम लेना पड़े, डेफिनेटली ये मेरा आरोप भी लगेगा कि आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, हालात आपको कहां लेकर जा रहे हैं। मैं नहीं समझता जो 2.75 ट्रिलियन की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, कि आप उसको भी बचा लो। 5 ट्रिलियन दूर की बात है, 2.75 ट्रिलियन की जो इंडियन इकोनॉमी थी वो भी नहीं बची है। बहुत जल्दी आपकी बैलेंस शीट माइनस में जा रही है। और उसके वक्त, उस वक्त हालातों में अगर गलती से ईश्वर ना करे युद्ध हो गया,